हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम आलोचना, समालोचना, समीक्षा जैसे जो शब्द हैं, ये जो शब्द हैं इनके अर्थों को समझेंगे विद एग्जाम्पल के साथ। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम प्रश्न रखेंगे और बात करेंगे कि जब ये प्रश्न के आखिरी में ऐसे शब्द यूज़ होते हैं तो हमें आंसर किस वे में, किस डायमेंशन में, किस पक्ष को कितना महत्व देना है, उन सब पर हम बात करेंगे। राइट। जैसे कि इसके पहले का जो वीडियो था उस पर मैंने पहले वर्ग में शामिल शब्दों पर चर्चा की थी, वो भी एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक क्वेश्चंस को आधार बनाया था। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा था, वो आपको देखना चाहिए। राइट। तो आज की इन शब्दों को चलिए पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। बहुत बड़ी सीरीज़ नहीं होने वाली है, मतलब आपको मैं दिखाऊं तो कुछ ही शब्द हैं। जैसे ये संभावित शब्द हैं जो प्रश्न के आखिरी में यूज़ होते हैं, तो मैंने व्याख्या, विवरण, वर्णन, स्पष्टीकरण, प्रकाश डाली पर चर्चा तो कर ही लिया है। अब आज समीक्षा, आलोचना, समालोचना, परीक्षण, निरीक्षण और परीक्षा जैसे शब्दों पर बात कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं बचेगा, मुझे लग रहा है 1-2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे देखना चाहिए, आप सभी को देखना चाहिए और मेरे ख्याल से नोट्स भी बना लेने चाहिए इसके, ताकि हमेशा के लिए आपको बार बार किसी से ये ना पूछना पड़े कभी कि जब आखिरी में समालोचना आए तो मैं क्या करूं, समीक्षा पूछ लेता है तो फिर क्या करूं। तो ये चीज़ें बार बार आप किसी से पूछें, ये आपकी क्वेरी हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। इसके लिए आप एक बार नोट्स भी बना लीजिए और उसका रिवीजन करिए 2-3 बार, ताकि ये चीज़ें आपको याद हो जाएं। ठीक है, तो कल यही प्रश्नों पर मैंने डिस्कशन किया था और इसका आंसर मैंने ये लिख करके दिखाया था कि कई सारे स्टूडेंट 2 तरह की भूमिका लिखते हैं, तो दोनों भूमिका में कौन सी भूमिका ज़्यादा सटीक होगी प्रश्न के अकॉर्डिंग, उस पर बात की थी। 3 तरह के निष्कर्ष को मैंने यहाँ पर लिखा था और बताया था कि प्रश्न के अकॉर्डिंग कौन सा निष्कर्ष हमारे लिए बेटर होगा, उस पर बात मैंने की थी। साथ ही साथ जो निष्कर्ष अभी मतलब ऊपर का जो प्रश्न था उसके अकॉर्डिंग कौन सा निष्कर्ष ठीक होगा, उस पर बात की थी। जो बच जा रहे हैं निष्कर्ष, उसको हम किस प्रश्न में एडजस्ट कर सकते हैं, उस प्रश्न का नेचर कैसा हो सकता है, उस आधार पर एक तुलना करते हुए मैंने बहुत अच्छा डिस्कशन किया था। मुझे लगता है कि आप सबको देखना चाहिए। आज का जो ये वीडियो है इसमें दूसरे वर्ग में ये शब्द शामिल हैं। ध्यान दीजिए, जब इस तरह के शब्द शामिल होंगे तो आपको करना क्या है। आलोचना, समालोचना, समीक्षा, परीक्षा, परीक्षण, निरीक्षण, गुण दोष विवेचन, ये तो इजी है, गुण दोष विवेचन जहाँ लिखा होगा। बट ऐसे जब शब्द यूज़ होते हैं तो आपको क्या करना होगा कि ऐसे प्रश्नों में अच्छे व बुरे पक्षों का अनुपात लगभग बराबर हम रख लेते हैं। यदि मतलब जब ये शब्द यूज़ होंगे तो हमें क्या करना है कि अच्छे और बुरे जो पक्ष हैं उनका अनुपात हमें बराबर रख लेना है। राइट। किंतु आलोचना शब्द आने पर, जब आलोचना शब्द यूज़ हो जाए, ये ध्यान रखना है। नोट में आप कहीं आप ऐसा नोट लिख लीजिए कि जब आलोचना पूछेगा तब क्या करना है। इसमें क्या होगा कि नकारात्मक पक्षों का अनुपात बढ़ा देना है। मतलब जो बुरे पक्ष हैं उनके अनुपात को बढ़ा देना है। कितना? 70 से 75% तक अनुपात बढ़ा देना है। ठीक है, ओके, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ आपको बताने के लिए कि जैसे एक क्वेश्चन आ जाए कि क्या अब समय आ गया है कि संसदीय प्रणाली को छोड़ करके अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपना लेना चाहिए, समीक्षा कीजिए। ठीक है, अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपना लेना चाहिए, समीक्षा कीजिए। तो यहाँ पर संसदीय प्रणाली को छोड़ करके किसको अपना लेना चाहिए? अध्यक्षात्मक प्रणाली। तो यहाँ अध्यक्षात्मक प्रणाली के गुण दोषों पर आप चर्चा करेंगे कि आप पहले तो संसदीय प्रणाली को क्यों अपना लेना चाहिए। अच्छा सॉरी, जाने दीजिए, इस पर से अच्छा होगा कि हम जो हमारे सामने प्रश्न है इस पर हम बात कर लेते हैं। राइट, ज़्यादा अच्छा होगा। सॉरी यार, फालतू में अभी लेक्चर बढ़ जाता, मतलब समय भी बढ़ जाता, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि जो हमारे सामने इस पर बात कर लेते हैं। ओके, चलिए। वित्त आयोग प्रश्न है, वित्त आयोग। ये प्रश्न ध्यान दीजिएगा, जो गौरव सर हैं, आप सबको मालूम है कि गौरव सर यूपीएससी 2022 के टॉपर हैं सर, और रैंक सर की 226 रही है। तो सर की कॉपी को मैंने आधार बनाया है आज, क्योंकि अंत में मुझे परीक्षण कीजिए एक प्रश्न ऐसे दिख गया और सर ने जो आंसर ये लिखा है ये है। अभी सर के आंसर को भी पढ़ेंगे और क्या और अच्छा किया जा सकता है उस पर भी बात करेंगे। ओके, ठीक है, चलिए। तो वित्त आयोग भारत में राजकोषीय संघवाद को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब प्रश्न पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए कि कहा जा रहा है कि वित्त आयोग भारत में राजकोषीय संघवाद को संतुलित करने में क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, फिर इसके बाद कह रहे हैं इस संदर्भ में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों का परीक्षण कीजिए। इसका मतलब है कि प्रश्न पढ़ने के बाद
सबसे पहले हिट होना चाहिए कि कौन कौन से पक्ष बनने वाले हैं। मतलब आप देखें तो हमें सबसे पहले एक भूमिका लिखनी होगी, राइट। भूमिका में अब सबसे बड़ा डाउट यही क्वेश्चन से यही रहता है ना कि भूमिका में हम क्या करें। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस तो यही होता है कि स्टूडेंट का कि भूमिका में तो समझ में नहीं आता कि भूमिका लिखें तो क्या लिखें। डियर स्टूडेंट, आप ये देखिए कि पूरा का पूरा आंसर वित्त आयोग पर ही बल दे रहा है। मतलब वित्त आयोग को ही आधार बना करके क्वेश्चंस को क्रिएट किया गया है। तो आप बिना सोचे, अब देखिए ज़रूरी नहीं कि अभी मैं सर की कॉपी पढ़ रहा हूँ, मैं इसके पहले भी कई सारे आंसर ऐसे इस तरह के चेक किया हूँ। तो मैंने देखा कि कई सारे एस्पिरेंट क्या करते हैं कि राजकोषीय संघवाद को परिभाषित कर देते हैं भूमिका में, राइट। जबकि इसकी ज़रूरत नहीं है। प्रश्न राजकोषीय संघवाद से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप वित्त आयोग का परिचय दे दीजिए, राइट। सबसे पहले वित्त आयोग का परिचय दे दीजिए कि भाई वित्त आयोग क्या होता है। वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 वर्ष में गठित किए जाते हैं। यह एक संवैधानिक निकाय है जो संघ व राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण पर अनुशंसाएं प्रस्तुत करता है। ऐसा कुछ करके आप एक भूमिका लिख दीजिए। वित्त आयोग के बारे में एक परिचय आपका हो गया। अब आइए मेन बॉडी में, क्योंकि भूमिका के बाद सबसे फिर क्या शुरू होता है, मेन बॉडी। अब मेन बॉडी में भी कई सारे पक्ष बनते हैं। जैसे अब यहाँ पर वित्त आयोग भारत में राजकोषीय संघवाद को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब प्रश्न बनाने वाला आपसे चाह रहा है कि आप वित्त आयोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सी भूमिका निभाता है? राजकोषीय संघवाद को संतुलित करने में। तो आप सेकंड पैराग्राफ में आप बिंदुवार क्रम में पॉइंट वाइज बताइए इस चीज़ को कि वित्त आयोग ऐसे कौन से काम करता है जो राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देता है, उसे संतुलित करता है। मतलब आपको यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में क्या करना होगा, वित्त आयोग के कुछ कार्य बताने होंगे। कुछ ऐसे मतलब जिस तरह के वो जो भूमिका जो निभा रहा है राजकोषीय संघवाद को संतुलित करने में, उसके बारे में लिखना होगा। जैसे आप फर्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं कि राज्यों के बीच असमानता को कम करने के लिए कुछ उचित मानदंडों के आधार पर राज्यों के साथ साथ केंद्रीय करों, जो केंद्रीय कर होते हैं, करों को साझा करने की सिफारिश करता है, राइट। ये एक काम करता है, ठीक है। जो उचित मानदंड में आप प्रति व्यक्ति आय को आधार बनाता है, आर्थिक गतिविधियों को, जनसंख्या को आदि, राइट। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब है कि इसके सेकंड पैराग्राफ में आप क्या करेंगे कि वित्त आयोग की भूमिका पर बात करेंगे जो राजकोषीय संघवाद को संतुलित करता है। ओके। देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब आप भूमिका लिखने के बाद सेकंड पैराग्राफ में आप वित्त आयोग की भूमिका पर बात कर लेंगे, वित्त आयोग की भूमिका पर बात कर लेंगे, तो फिर आप तीसरे पैराग्राफ की शुरुआत करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है, और जब भी आंसर चेक होते हैं उस दौरान भी, और पीछे भी कई सारे जब कॉपियाँ में सृजन की डिस्कशन कर रहा था, यूपीएससी टॉपर की कॉपी को पर डिस्कशन कर रहा था, आपको बताता हूँ कि भूमिका के बाद आप सेकेंड पैराग्राफ की या शुरुआत कर रहे हैं या थर्ड पैराग्राफ की शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरू के 10 से 15% स्थानों को ज़रूर छोड़ दें। शुरू के 10 से 15% स्थानों को ज़रूर छोड़ दें, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आप एक नए पैराग्राफ की शुरुआत कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, एक मिनट स्टूडेंट, सॉरी, थोड़ा मोबाइल साइलेंट कर दूँ, नहीं डिस्टर्ब करेगी, ठीक है। आप इस तरह से नहीं करें तो हेडिंग डाल रहे हैं, जो हेडिंग डालें वो ऐसा डालें कि लगे कि हाँ यार आपका पक्ष बदल रहा है। भूमिका के बाद आप दूसरे पक्ष पे बात करें, दूसरे के बाद तीसरे पे बात करें, तो लगे कि आप पक्ष बदल रहे हैं, राइट। ओके। तो वित्त आयोग की भूमिका के बाद अब आप क्या करेंगे, तीसरे में आगे पढ़ते हैं। इस संदर्भ में 15वें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का परीक्षण कीजिए। तो सबसे पहले आप तीसरे पैराग्राफ में वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं उस पर चर्चा करें। आप 15वें वित्त आयोग का 20 शब्दों में एक संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। भाई 15वें वित्त आयोग है क्या, आप बता दीजिए। 15वें वित्त आयोग NK सिंह की अध्यक्षता में 2017 में गठित किया गया, जिसकी सिफारिशें वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए होंगी। ऐसा कुछ संक्षेप में बता दीजिए, ठीक है। फिर उसी पैराग्राफ में थर्ड ही में बात करूँ, सिफारिशों पर चर्चा कीजिए जो वित्त आयोग ने सिफारिशें की हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि
मैंने कई सारी कॉपियों में देखा है कि 15वें वित्त आयोग की जब सिफारिशें बताई जाती हैं तो सिफारिशें बताने के बाद फिर 4th पैराग्राफ में, क्योंकि मैंने कहा है कि परीक्षण जब पूछे तो आपको क्या करना है, अच्छे और बुरे पक्षों दोनों पे बात करनी है। तो सिफारिशें बताने के बाद फिर एक पक्ष होता है अच्छा वाला, मतलब अब सिफारिशों की प्रशंसा होगी। फिर इसके बाद एक पक्ष होता है बुरा वाला कि मैं यहाँ पर अब इन सिफारिशों की आलोचना होगी। फिर आखिरी में एक निष्कर्ष तो होता ही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो सिफारिशें होती हैं, सिफारिशों के बाद जब हम एक अलग पैराग्राफ की शुरुआत करते हैं तो हमारे पास कंटेंट कम होते हैं, मतलब स्वाभाविक रूप से ही वहाँ पर कंटेंट कम होते हैं। आप नए कंटेंट को क्रिएट करेंगे तो ज़बरदस्ती सा लगेगा। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब आप सिफारिशें बता रहे हैं तो उसी सिफारिशों में ही अच्छाइयाँ आ जाती हैं अपने आप। यहाँ पर आप जब तीसरे पैराग्राफ में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें बताएंगे तो वही मान लिया जाएगा, वही उसके क्या हैं, गुण हैं, वही उसकी अच्छाइयाँ हैं। ओके, तो मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो आयोग ने सिफारिशें दी हैं कि आयोग ने ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण को 41% पर बनाए रखने की सिफारिशें की हैं। आप देखेंगे 15वें आयोग से पहले जो 13वें आयोग था उसने शायद जो सिफारिशें उस टाइम पे की थी वो शायद 32% थी, राइट। 14वें वित्त आयोग ने 42% की हैं और 15वें ने 41%। तो 1% का जो समायोजन किया गया है वो जम्मू कश्मीर ने नया केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद किया गया है। तो यहाँ 41% ऐसा लिख सकते हैं जो राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देता है, राइट। ऐसा करके आप सिफारिशें बताएंगे और वही उसकी क्या हो जाएंगी, अच्छाइयाँ हो जाएंगी। चलिए, ओके। अब इसके बाद हम 4th पैराग्राफ में क्या करेंगे, आलोचना करेंगे, मतलब बुरे पक्ष जो हैं उस पर बात करेंगे, राइट। आलोचना में हम बात करेंगे कि जो 15वें वित्त आयोग ने 2011 की जनगणना को आधार बनाया था, इससे क्या हुआ था कि जो उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं उनको ज़्यादा कर राजस्व जो है वो ज़्यादा मिल गया। जो दक्षिण भारत के राज्य हैं जिन्होंने अच्छा प्रयास किया जनसंख्या को नियंत्रण करने में, उनको मतलब उतना ज़्यादा अनुदान प्राप्त नहीं हुआ, जिससे मतलब आलोचना की जाती है 15वें वित्त आयोग की। तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे। आलोचना के बाद एक निष्कर्ष लिखेंगे कि भाई देखिए 15वें वित्त आयोग या कोई भी आयोग बने, जो राज्य अच्छे काम कर रहे हैं उनके कामों की तो प्रशंसा और उनको पुरस्कार तो मिलना ही चाहिए ना, उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कुछ इन संदर्भों में हम निष्कर्ष लिखेंगे। मतलब कभी भी आप जब आलोचना करें, दोषों को बताएं तो निष्कर्ष में सुझाव ज़रूर दें तो ज़रूर दें भाई, ठीक है। मतलब आप कुछ निष्कर्ष में तो सुझाव देते हुए निष्कर्ष की अपनी समाप्ति करेंगे। तो कुल मिलाकर के बात समझ में आ रही है, कुल 5 पक्ष बन रहे हैं। ओके, अब सर के आंसर को पढ़ते हैं। सर ने लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में अथवा आवश्यकता पड़ने पर, उससे पहले भी कभी कभी एग्ज़ाम में जब हम देते हैं ना तो ये सब शब्द छूट ही जाते हैं, लेकिन ठीक है, छूट जाने का यहाँ पर तनाव किसी को नहीं लेना, ये सबके साथ होता है, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत गलतियाँ चल जाती हैं। तो आवश्यकता पड़ने पर उससे पहले भी वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं या की जा सकती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया, आपने एक संक्षेप में वित्त आयोग का परिचय दे दिया। अब देखिए तो सर ने क्या किया है कि 15वें वित्त आयोग की नियुक्ति इसी के तहत NK सिंह की अध्यक्षता में की गई। सीधा जो मैंने इस बात को 3rd पैराग्राफ में लिखने के लिए कहा था, सर ने तुरंत शुरू कर दी। मतलब 15वें वित्त आयोग का एक संक्षिप्त परिचय दिया सर ने। फिर इसके बाद जो मैंने ऊपर बात की थी कि परिचय देते हुए 3rd पैराग्राफ में जो सिफारिशें हैं उनको ही चर्चा करेंगे। लेकिन ध्यान दें तो ये पक्ष पर चर्चा नहीं हुई। ओके, इस पक्ष पर चर्चा नहीं की गई। देखिए, ये जो मैं हमेशा बोला हूँ कि टॉपर्स की कॉपियाँ आप देख रहे हैं तो ये भी होता है कि कुछ प्रश्न होते हैं कि टॉपर्स से भी मिस्टेक होती हैं लिखने में। ऐसा नहीं कि टॉपर्स सब प्रश्न 20 के 20 एकदम शानदार लिखेंगे। कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे जहाँ पर कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, उनसे भी मिस्टेक हो जाते हैं। और टेस्ट सीरीज़ वही काम करती है। जब आप टेस्ट देते हैं तो एग्ज़ामिनर आपकी गलतियों को बता देता है, आप उन्हीं गलतियों को ध्यानपूर्वक देखते हैं और समझते हैं और कोशिश करते हैं कि आगे जब हम आंसर लिखें तो ये गलतियाँ ना करें। जब रियल में एग्ज़ाम देने जाएँ तो वो गलतियाँ ना करें, जिससे हमारे नंबर कम हो और हमारी रैंक कम आ जाए। तो रैंक कम ना आए इसलिए हम टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं। एग्ज़ामिनर के द्वारा दिए गए जो भी कमेंट होते हैं उसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है, ताकि हम गलतियाँ ना करें। ओके, तो यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज़ की ही कॉपी है। तो मेरे ख्याल से सर को शायद ये सजेस्ट भी किया गया होगा एग्ज़ामिनर के दौरान उस टाइम पे कि इस पक्ष पर भी लिखने की ज़रूरत थी। जैसे
सेकंड पैराग्राफ में बिंदुवार क्रम में समझाएं, क्या समझाएं, यही कि वित्त आयोग राजकोषीय संघवाद को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जैसे यहाँ पर लिखना था कि राज्यों के बीच असमानता को कम करने के लिए कुछ उचित मानदंडों में प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक गतिविधियाँ, जो अभी ऊपर मैंने कहा था, आदि के आधार पर राज्यों के साथ केंद्रीय करों को साझा करने की सिफारिश करता है आदि। ओके, ऐसे मतलब और 3 पॉइंट और कम से कम तो सोच के लिखने चाहिए, ठीक है, 250 शब्दों में लिखने हैं, तो 4 पॉइंट के साथ इस पक्ष को बताने की ज़रूरत है। चलिए, अब थर्ड पैराग्राफ में वही बात जो मैंने अभी ऊपर भी बोला था कि वित्त आयोग का एक परिचय दे दीजिए भाई, वित्त आयोग है क्या, कौन इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, इसकी सिफारिशें किस अवधि के लिए हैं, कुछ ऐसा बता दीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि जिसकी सिफारिश वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए है। ओके, फिर इसके बाद आप सिफारिशें देखिए। करों के विभाजीय पूल में राज्यों का हिस्सा तय करना, उदाहरण 15वें वित्त आयोग द्वारा क्या किया गया है। अच्छा, ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखें तो क्या किया गया है कि मैंने क्या कहा कि करों के विभाजीय पूल में राज्यों का हिस्सा तय करना, एक तरह से सर यहाँ पर भी क्या बता रहे हैं, भूमिका बता रहे हैं, यही वाला जो पक्ष है कि राजकोषीय संवाद को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन, 15वां वित्त आयोग। तो यहाँ पर देखें 15वें वित्त आयोग के एक तरह से कार्य भी बता दिए जा रहे हैं, राइट, ये भी एक तरीका है, लेकिन ये तरीका थोड़ा मतलब ऐसा है कि अलग पैराग्राफ में लिखा जाता तो बहुत अच्छा होता। जो मैं यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में ये बात नहीं कर रहा हूँ, उन्हीं को देखिए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लिखने की कोशिश की गई है कि करों के विभाजीय पूल में राज्यों का हिस्सा तय करने का काम कौन करता है, वित्त आयोग करता है। उदाहरण के लिए क्या बताया गया है कि 15वें वित्त आयोग ने क्या सिफारिश की है इस संदर्भ में कि 41% किया जाए, राइट, विभाजीय पूल में राज्यों का हिस्सा 41% किया जाए। तो ये थोड़ा कम प्रभावी है, ज़्यादा अच्छा होगा कि आप ऐसे लिख करके बताएं, फिर इसके बाद सिफारिशों पर लिखें, ठीक है। चलिए, दूसरा पॉइंट है राज्यों के मध्य 36 बंटवारे को शासित करने वाले नियम बनाना। मतलब वही देखिए, गजब यार, ये भी मतलब था कि सर ने जो सेकंड पैराग्राफ में, मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि जो वहाँ पर बता रहा था कि लिखने की ज़रूरत है सेकंड पैराग्राफ में, यहाँ पर एक तरह से देखें तो सेकंड और थर्ड पैराग्राफ को समेट दिया गया है इसमें, राइट, तो थोड़ा इसको अलग अलग करके लिखा जा सकता था। चलिए ठीक है, ये भी ठीक है, जब समय कम रहता है हमारे पास तो हम कुछ ऐसा ही ट्रिक अपनाते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा होता कि यहाँ पर लिख दिया जाता कि राजकोषीय संघवाद में वित्त आयोग की भूमिका एवं सिफारिशें, ये चीज़ें हो जाती ना तो एग्जामिनर को एक ही बार में बातें क्या होता है कि इतना जोर देने की ज़रूरत ना पड़ती, ये सब चीज़ें ध्यान देनी पड़ती होती हैं। चलिए, 15वें वित्त आयोग द्वारा आय, असमानता, जनसंख्या, पर्यावरण आदि को प्रमुख माना गया है, ठीक है। तीसरा, पिछड़े राज्यों हेतु विशेष प्रावधान, उत्तरी पूर्वी एवं 3 हिमालयी राज्यों का विशेष दर्जा बरकरार रखा गया। 3 हिमालयी राज्यों में आप यूके को ले सकते हैं, यूके का मतलब उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। 3 हिमालयी राज्यों का विशेष दर्जा बरकरार रखा गया है। 1% की व्यवस्था जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, जो जम्मू केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके लिए है। निचले स्थानीय स्वशासन के स्तर पर राजकोषीय ये क्या है, अंतरण, मतलब थोड़ा और मतलब ये सब चीज़ें ध्यान देनी होती है ना। निचले स्थानीय स्वशासन के स्तर पर राजकोषीय जो हस्तांतरण है, ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पर 15वें आयोग द्वारा इस बार प्रदर्शन आधारित भुगतान को बढ़ाया गया है। यहाँ पर मतलब आप देखें तो राज्यों को प्रदर्शन आधारित, जो राज्य हैं ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें आदि पर किस तरह के कार्य कर रहे हैं, उनके आधार पर क्या किया गया है, प्रोत्साहन व अनुदान को बढ़ाया गया है, राइट। फिर इसके बाद लिखा गया है राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य मुद्दे, और देखा जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा कोष हेतु नॉन लैप्सेबल फंड की व्यवस्था की गई है, इसकी सिफारिश 15वें वित्त आयोग ने की थी। फिर राज्यों को कर सुधार, जीएसटी सुधार हेतु अन्य प्रोत्साहन दिए गए, थोड़ा इसको और स्पष्ट करने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद आप देखिए सिफारिशें बता दी गई। सिफारिशों के साथ साथ हम इसी को क्या मान लेंगे, अच्छाइयाँ भी मान लेंगे, अच्छे पक्ष में भी जोड़ लेंगे। अब बुरे पक्ष मतलब नकारात्मक पक्षों पर बात करते हैं। कर के गैर विभाज्य पूल का बढ़ता हिस्सा, मतलब इस किसकी बात कर रहे हैं, उपकर अधिभार से, अधिभार की बात हो रही है कि इनका हिस्सा बढ़ता जा रहा है, राइट, जो एक मुद्दा है। दूसरा, जनसंख्या के मुद्दे पर दक्षिण राज्यों का विरोध, मतलब अनइम्पॉर्टेंट पॉइंट शामिल करें। यहाँ पर मैंने लिखा है कि आयोग द्वारा 2011 के जनगणना आंकड़ों के प्रयोग के कारण यूपी, बिहार जैसे राज्यों को कर राजस्व के 36 वितरण में अधिक हिस्सेदारी प्राप्त हुई है, जबकि कम प्रजनन दर वाले छोटे राज्यों को कम
मतलब जो कर राजस्व है वो क्या है, कम प्राप्त हुआ है, जो संघवाद के विपरीत है। मतलब इस तरह से हम कम से कम 4 पॉइंट तो सोचेंगे इसके लिए, राइट, 4 पॉइंट तो लिखेंगे। फिर इसके बाद निष्कर्ष देखें तो निष्कर्ष लिखा गया है, अतः राजकोषीय संघवाद हेतु वित्त आयोग की अनुशंसाओं का क्रियान्वयन अनिवार्य है। अब मुद्दे बताए गए हैं तो सुझाव भी तो ज़रूरी है ना, तो यहाँ पर सुझाव भी हमें लिखना होगा, राइट। तो सुझाव में हम क्या लिख सकते हैं, एक अच्छा निष्कर्ष, संतुलित निष्कर्ष कैसे लिखा जा सकता है, इस पर हम थोड़ा देख लेते हैं, राइट। मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि निष्कर्ष में सुधार होने की हमेशा संभावना रहती है। मैं जो निष्कर्ष लिखा हूँ हो सकता है आप इससे भी बेटर सोच सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि हम ये बात करें कि सजेस्टिव कंक्लूज़न आपका होना चाहिए। इस तरह से लिखने की बजाय आपको कुछ इस संदर्भों में सोचना चाहिए। आप लोग सोचिए और अच्छा कितना सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर मैंने लिखा है, जनसंख्या नियंत्रण क्षेत्र में प्रभावी कार्य वाले राज्यों की कर हिस्सेदारी को इस तरह कम कर देना कहीं ना कहीं उनके सकारात्मक प्रयासों को हतोत्साहित करता है। अतः वित्त आयोग को चाहिए कि ऐसे राज्यों को हतोत्साहित करने की बजाय उनके इन प्रयासों को अनुदान वृद्धि के माध्यम से बढ़ावा दे, ताकि राज्यों के बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा के साथ सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिले। चलिए, इस तरह से आप निष्कर्ष की समाप्ति कर सकते थे। उम्मीद है कि आपने समझा होगा, ठीक है। बहुत बारीकी से चीज़ों को समझने की कोशिश आपने लोगों ने की थी। जो मैंने ऊपर ये पैराग्राफ बांट करके बताए हैं, सर ने यहाँ पर क्या किया है कि ये जो दूसरा और तीसरा पैराग्राफ है इसको यहाँ पर समेटने की कोशिश इन 2 पॉइंट में की है, आगे के पॉइंट में नहीं स्पष्ट हो रहा है। तो ज़्यादा अच्छा है कि जो मैंने यहाँ पर बताया है उसको आधार आप बनाएं, उस हिसाब से लिखें। तो जहाँ पर परीक्षण जैसे शब्द होंगे वहाँ पर दी गई सिफारिशों के गुण और दोषों पर दोनों बात करनी है। जब आप दोषों पर बात करेंगे तो आपको सुझाव देना पड़ेगा, ओके। इस तरह से हमें प्रश्न को तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे ये भी पता है कि कई सारे एस्पिरेंट की ये मतलब शिकायतें हैं, उनकी एक क्वेरी है कि सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 1000 शब्दों में से जब हमें 150 शब्द छांटने होते लिखने के लिए ना, तो नानी याद आ जाती है। मतलब मैं ये शब्द यूज़ कर रहा हूँ। तो ऐसे अब मैं आगे वीडियो लाऊंगा कि आपके सामने 1000 शब्द होंगे, राइट, और एक से शायद ज़्यादा भी हों, और उसमें से किस तरह से मैं मेंस और प्री के पॉइंट को मैं अंडरलाइन करूँगा, और बाद में एक प्रश्न को प्रश्न भी होगा, उस प्रश्न के आंसर को 150 शब्दों में इन्हीं 1000 शब्दों को आधार बना के लिखूँगा, और शानदार होगा वो दिखाऊँगा, और बहुत कुछ वहाँ से सीखेंगे आप। मतलब ये एक ऐसी मेहनत है कि कहते हैं ना कि आप जब किसी से कुछ सीखते हैं, समझते हैं, तो जो आप भी जो खुद से मेहनत कर रहे हैं, मान लीजिए आप दिल्ली में हैं और आपको जाना है मान लीजिए गुजरात जाना है, तो आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, राइट, लेकिन थोड़ा आपका समय ज़्यादा जाएगा। लेकिन आप जब एयर के माध्यम से जाएंगे, मतलब जहाज़ के माध्यम से जाएंगे, तो ये सफ़र आपका कम हो जाता है। तो जो हम लोग की टीम है यूट्यूब पर, जो भी गौरव सर हैं, मैं हूँ, सत्यप्रकाश सर हैं, और भी सारे कई सर हैं, आप यही काम कर रहे हैं। जहाज़ वाला आपको यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं कम समय में। वही काम मैं आप जो यहाँ पर मैंने 1000 शब्दों की बात कर रहा हूँ कि इसको 150 शब्दों में समेटने की जो एक स्किल है, उस पर हम भी बात करेंगे, ताकि आपका ये सफ़र इतना लंबा ना हो, छोटा हो। इस पर हम काम करेंगे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। हाँ, एक चीज़ और, सॉरी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि क्या और सुधार करना चाहिए, और क्या किस पर हमें चर्चा करनी चाहिए, हमारा और आगे का विषय कैसा हो। तो ये सब थोड़ा भी वीडियो कैसा लग रहा है आपको, ये सब में आप कमेंट ज़रूर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।